गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इंतजार आपका खत्म हो गया। आज आपका नया बैच कंप्लीट इंग्लिश का जो बैच आना था आज वो शुरू होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पेड बैच ले चुके हैं, भाई वो बहुत सारे होंगे, तो उन सबको आज इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि फर्स्ट क्लास जो है एज अ डेमो क्लास आपकी यूट्यूब पर रहती है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, ये आपका ही चैनल है, आप इसे बहुत टाइम से प्यार करते आ रहे हैं और बस मैं उम्मीद करती हूँ प्यार करते रहेंगे। ठीक है, तो सबका बहुत 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 थैंक यू। आप बताइए सब ओके है? ऑल ओके? फटाफट भाई आप स्टूडेंट्स को जोड़ दीजिए। आपके कहने से देखो मेरे पास ना बैचेस की संख्या बहुत रहती है, उधर मेरे को कॉम्प्रिहेंशन के, वोकैबुलरी के, स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे बैचेस रहते हैं, फिर ग्रामर के बैचेस भी। बट आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की मतलब कहना डिमांड की वजह से कुछ लगा लीजिए, वो ठीक है, वो ऑब्वियसली पेड है, कोई फ्री में नहीं हो रहा है, सोशल सर्विस नहीं है। पर फिर भी मैंने अपने शेड्यूल में से एक शेड्यूल और निकाला है कि हम एक कंप्लीट बैच लेके आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा था कि मैम मेरे पास वोकैबुलरी है, स्पोकन है, ग्रामर सेक्शन को भी इंक्लूड करें, एक कॉम्बो क्रिएट करें। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में बेटा क्या है कि मैं बोलूं सीएचएसएल है कि एमटीएस है, सीपीओ है, सीजीएल है, कुछ अलग नहीं है। एसएससी मतलब एसएससी, एसएससी के अंदर ही आ रहा है सब कुछ। ठीक है, अब बात करें कि मैम प्री होता है, मेंस भी होता है, उसकी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टेट से हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे बैच का जो मोड रहेगा वो इंग्लिश प्लस हिंदी रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स साउथ के रहते हैं, उनको थोड़ा हिंदी में भी इशू रहता है, तो सॉरी फॉर यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या करें, अब हिंदी ही एक मात्र जरिया है जिससे हम कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक को भी बता दो कि आज नया बैच आज से शुरू हो गया है। ठीक है, आज है आपकी 30 जुलाई, जो कि बैच शुरू होना था उसके क्लास नंबर है 1। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब दूसरी चीज की मैम ये लिखा है बेसिक टू एडवांस लेवल, ये क्या है? मतलब ये कहने के लिए सब लिख देते हैं या फिर मतलब इस बैच में ऐसा होने वाला है? अगर आप अपने आप को खाली बोतल समझते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि खाली बोतल को भरना ना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, पर वो आधा अधूरा सा जो नॉलेज होता है इधर से भी उधर से भी थोड़ा परेशान करता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक से ही लेके चलूंगी। सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूं कि इस बैच में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला पार्ट रहेगा आपका ग्रामर, भाई ध्यान देंगे। फर्स्ट वन तो डेफिनेटली हमें ग्रामर सेक्शन पे कमांड बनानी है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे वोकैबुलरी पे कमांड बनानी है। तीसरा हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कुछ स्टूडेंट्स को एक गलत फहमी रहती है कि ग्रामर वो इंग्लिश पढ़ने का मतलब, आप भी जैसे पढ़ने आए ना कि इंग्लिश पढ़ना है, तो वो सबसे पहले सोचते हैं चलो शुरू हो जाओ, नाउन लिखो, चलो नाउन में बात होती है, चलो अगला चैप्टर डालो, हेडिंग, प्रोनाउन, ये इंग्लिश है। नहीं, वो जमाना गया। अगर आप 2013-14 की बात करते उससे पहले तो आपका इस सेक्शन से काफी काम हो जाता था और आप इतने नंबर ला पाते थे कि 100-110 की कट ऑफ पार कर जाते थे। पर अब बिल्कुल टाइम जैसा चेंज होता है एंड इट्स ऑल्सो सब चेंज हो चुका है। अगर आप अब कंप्लीट सिलेक्शन चाहते हैं ना तो इसमें आपको वाकई में कमांड बनानी पड़ेगी, और ऐसे नहीं कि 2-4 क्लास, 10-20 क्लास, नहीं यार, अच्छी खासी क्लास लगेंगी। और क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम का पैटर्न उठा के देख लें तो कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि ये ज्यादा आता है, इवन मैं तो कहूंगी यही ज्यादा आने लगा है। ठीक है, आप एग्जाम को देख भी लीजिएगा, अपना एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकालिए और चेक करिए क्या आपके में सिनोनिम, एंटोनिम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग का मिस्टेक या फ्रेजल वर्ब नहीं आता। मैक्सिमम में यही आता है। इसके अलावा हम मैम ग्रामर में क्या सीखेंगे? ग्रामर में क्या सीखना होता है? ग्रामर में बस एक ही चीज सीखनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्यों, मतलब यही क्यों सीखने हैं? मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगी, मैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 नहीं लिखवा सकती हूं। ठीक है, ऐसा हमारे बैच में बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी तक अगर आप पढ़े हैं तो उसे खाली करके यार एकदम खाली बोतल बन जाइए,
क्योंकि चीजें वहां से शुरू होंगी जो बचपन की गलतियां हैं आपकी। बचपन में जैसे सीखनी चाहिए थी ना इंग्लिश, ऐसे ही नहीं सीखी। इसलिए मैंने कहा कि हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक्स टू एडवांस। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जरूर देखेंगे। आने तो आपको पहले से चाहिए थे पर आते नहीं है, इसलिए सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा 10-15 दिन हम बेसिक जरूर सीखें, जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तब जाके हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आगे हम देखेंगे वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, टेंस है, टेंस के साथ ही हम कंडीशनल को देखेंगे। इसके अलावा आपका आर्टिकल एंड द वर्ब, बेसिक वर्ब सीख लिया, उसके बाद एडवांस वर्ब। आपके एग्जाम में एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपकी जो ग्रामर आती है वो सब हम यहां सीखेंगे। तीसरा हमारा 3 स्टेप में हमारा बैच चलेगा। थर्ड वन रहेगा हमारा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, बिल्कुल डिटेल्ड में रहेगा। PQRS, क्लोज टेस्ट एंड पासेस। आपने नाम सुना है इन टॉपिक्स का तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो बैच के दौरान देख लेंगे, ठीक है। आपका जो बैच है वो 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 1 साल भी लोग बैच चला देते हैं, पर मैं उसमें बिलीव नहीं करती। आपकी क्लास, अब आपका एग्जाम है नवंबर दिसंबर में और आप बैच को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा भाई। आपकी जो क्लास रहेगी, क्लास का ड्यूरेशन मैं बता देती हूँ कि मैम पैरेलल पढ़ें या फिर 4-5 महीने इसको पढ़ें फिर 4-5 महीने इसको पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। मेरे हिसाब से चलिएगा। वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन ये पार्ट और ग्रामर सेक्शन आपको हर दिन पैरेलल सीखना है। पैरेलल सीखने से मेरा मतलब है कि अगर आप 45 1 आवर इसकी क्लास ले रहे हैं तो आपको 45 मिनट्स इसकी भी क्लास लेनी पड़ेगी। जब तक आप पैरेलल नहीं चलेंगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे। आप देखिएगा, अपने किसी भी एग्जाम को उठा के देखिएगा, 50 का आता है, 100 का आता है, उसके अंदर ग्रामर नहीं आती है, वोकैबुलरी का पार्ट बहुत अच्छा खासा आता है। तो हम इन दोनों बैचेस को साइमल्टेनियसली ही लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। किस एग्जाम की तैयारी, बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बशर्ते उसके अंदर इंग्लिश आती हो, ठीक है। क्लियर? मथुरा की पावन धरती से मैम प्रणाम जी, प्रणाम सभी को। हाँ जी, अब हम कुछ शुरू करते हैं बेसिक। देखिए आज एकदम मतलब जीरो क्लास होगी, जीरो से, एकदम जीरो से। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगे कि मैम जीरो से सीखेंगे क्या? हाँ, जीरो से सीखेंगे। उसका रीजन है, मैं कैसे मान लूं कि आपने अच्छे से ही पढ़ के आए हैं, आप स्कूल टाइम में जो आपका अभी तक का एजुकेशन है, मैं कैसे मान लूं कि आपको इंग्लिश आती है? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम तो देख के बता देते हैं गलत है, सही है। उनकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं आप कहें मैम बैच की शुरुआत हो रही है, आप हमसे सही गलत पूछने लग गई हैं, सीखा हमने कुछ भी नहीं है। पर ठीक है, मैं उन लोगों की गलतफहमी दूर कर रही हूँ जो ये सोचते हैं हम पढ़ के बता देते हैं, हम CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, हमें इंग्लिश ठीक आती है, हम तो इंग्लिश में नॉवल पढ़ते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सब करते हैं। आपके सामने 2 सेंटेंस यहां पर लिखे हैं। फर्स्ट वन, इट्स मीन हु इज योर फेवरेट टीचर, या फिर मैं कहूं इट इज आई हु एम योर फेवरेट टीचर। अब आपको कौन सा सेंटेंस इसमें से ठीक लग रहा है बताना बेटा। फर्स्ट ठीक लग रहा है या सेकेंड ठीक लग रहा है? अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरे बैच में, मैंने इंग्लिश का जो फोबिया है आपके अंदर से निकाल देना है। आज इस बैच के बाद जब आप 4-5 महीने बाद अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे यार मेरे को सब आता है, सीरियसली मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ना कि मैंने 100 रूल पढ़ के 100 गोल्डन रूल्स, ये मैं काफी वीडियोस देखती हूँ, 50 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। यार ये सब रियली मतलब कहना नहीं चाहती, आई एम स्पीचलेस नाउ। ऐसा बहुत गलत है यार, इस तरीके से रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। मैं कोशिश करूंगी, खैर आपके बैच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा हाँ, देखिए अगर आप अपना रेशो भी उठा के अभी देख लें तो जो नहीं जानते, जो आप कहेंगे मैम सुनने में ऐसा लग रहा है 95% स्टूडेंट्स कहेंगे ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इट्स मी हु इज योर फेवरेट टीचर। अगर मैं कहूं इट्स आई हु एम योर फेवरेट टीचर, ओनली 5% स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट कि सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है मैम ठीक है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, पर उल्टा हो गया है ना। सेंटेंस तो यही ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। और ये 5% भी भाई पता है क्यों है? या तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सेंटेंस नंबर 2 ठीक होगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूं वो बच्चा जो आज मेरे साथ इंग्लिश सीखना शुरू कर रहा है और उसको पहले से
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। वो 101% कहेगा सेंटेंस नंबर 1 ठीक है, जिसमें कि उल्टा कह गया, ये सेंटेंस गलत है। आप कहेंगे अगर मैम इसके लॉजिक पे जाएं तो बैच के दौरान हमें लॉजिक देखना भी है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और ये किसके बारे में कह रहा है? इट मी के बारे में कह रहा है। अगर मान लो आपको सब्जेक्ट आई बनाना होता तो मी से बनाते? नहीं मैम, आई से बनाते हम तो। फिर भैया इट कुछ है ही नहीं, वो तो खुद इंट्रोडक्शन दे रहा है। किसके बारे में? इसके बारे में। तो आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए। अब अगली बात आई हु की। हु क्या है? हु इज योर फेवरेट टीचर? तो मैम ठीक लग रहा है मुझे। भाई तुझे तो ठीक लग रहा है, पर हु का तो ना नंबर है ना जेंडर है, हु तो कुछ है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू बिहेव कर लेगा, किसके अकॉर्डिंग? इससे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हमने कहा जब यहाँ आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लीजिए और आप कहेंगे मैम एम लेंगे। ठीक है, अब समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ना आप कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट जानते हैं, ना आप सब्जेक्ट जानते हैं, ना ऑब्जेक्ट, ना रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ नहीं जानते, ना इट के बारे में जानते हैं। इट्स ओके। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। इसे कहते हैं आपके बेसिक कमजोर हैं। इन चीजों, उन लोगों को मैं कह रही हूं जो कहते हैं हमें आती है, हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो गई होंगी। जो चीजें हमें देखने में ठीक लगती है जरूरी नहीं वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, एक और बात देख लेते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन और मेरा। इन दोनों में से बताना जरा कौन सा ठीक लग रहा है? ही लुक्स हैप्पी या ही वर्क्स हैप्पीली? कौन सा सेंटेंस ठीक है? आप तुक्का मार लीजिए, कौन सा? एक तो गलत है इनमें, बताना जरा। सनील कुमार जी, बिल्कुल आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड बैंकिंग एग्जाम एंड फॉर योर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो। फर्स्ट ठीक है मैम, ओके, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ठीक है, ओके। क्लास टाइमिंग मॉर्निंग रहेगी। मैंने बैच ज्वाइन कर लिया। जिसने बैच ज्वाइन कर लिया है मैक्सिमम वही स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जो अभी थम्स अप मुझे भेजिए। और आपकी यूट्यूब पे आज क्लास है और अभी हम नेक्स्ट आपकी क्लास एप्लीकेशन पे लेंगे। एप्लीकेशन का नेम ओशन गुरुकुल्स, जो आपकी यूट्यूब चैनल का नेम है वही मेरी एप्लीकेशन का नेम है। वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 1 ठीक है, 1 ठीक है, 1 ठीक है, 1 ठीक है, सबको 1 ठीक है। ये तुम्हारी आदत है क्या, मतलब 1 कहने की? बोथ आर रॉन्ग। 2 ठीक है मैम, 1 ठीक है मैम, मैं आ गया। ठीक है, हेलो, हाँ जी, दोनों ठीक है भाई, क्यों गलत बता रहे हो? आप कह रहे ये ठीक है मैम, ये नहीं है, दोनों ही ठीक है। अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, ये ही तो ही है, ये तो ठीक है। इसमें आपने लुक के साथ एस लगा दिया, इसमें आपने वर्क्स के साथ एस लगा दिया। यहाँ पर हैप्पी कह रहे हो, यहाँ हैप्पीली क्यों? या तो हैप्पी लगा लो या हैप्पीली लगा लो, एक सेंटेंस तो गलत पक्का होगा। भाई दोनों सेंटेंस ठीक है, दोनों सेंटेंस ठीक है। इसका कारण समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। पूरा बैच पढ़ा है, 4 महीने में यही तो सीखना है। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं अगर कोई जानना चाहता है तो ये जो ही है ना, ये हैप्पी ही है। मैं अब देखिएगा इस सेंटेंस को, आप देखें कि वह खुश दिखता है और इसमें कहता है वह खुशी खुशी काम करता है। वह खुश दिखता है मतलब वह ही है जो खुश दिखता है, तो ही को क्वालिफाई कर रहा है। दिस वन इज योर एडजेक्टिव। क्लियर? क्योंकि ही को क्वालिफाई, भैया किसी नाउन प्रोनाउन को आप क्वालिफाई कराना चाहते हैं तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरी क्लास पढ़ी है। देखिएगा, अब मैंने कहा वह खुशी से काम करता है। यहां पर जो हैप्पी है ना, ये वर्क के लिए यूज हो रहा है, खुशी से काम करता है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन कर सकता है? वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब कर सकती है। तो भाई ly लगाकर हमने कोशिश करी है इसे एडवर्ब बनाने की, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और ये हैप्पी यहां पर ही को क्वालिफाई कर रहा है। बोल के देख लो, वह खुश दिखता है, ये वह ही तो खुश है। यहां पर कह रहे हैं वह काम खुशी से करता है, तो खुशी से काम करता है, ना कि वो ही है। इसलिए ये डिफरेंस है एडजेक्टिव एडवर्ब। अरे मैम क्या बात कर दी आपने, ये कहां से आ गए? ये कौन है? यही तो है जो सीखने हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है, अब मान लो कि ऐसे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस एरर आ जाते हैं, तो भाई एडवर्ब नहीं जानते, एडजेक्टिव नहीं जानते, नाउन नहीं जानते, तो जब जानते ही नहीं
तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा। आपको पहचान जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, भाई कौन सा वर्ड है क्या। अब आधे सोच रहे होंगे मैम एलवाई एडवर्ब कैसे है, एडजेक्टिव कैसे है। परेशान मत हो, मैंने कहा ये तो आप 3-4 महीने के सफर में सीखेंगे। क्लियर यहां तक बात सभी को? बैच का प्राइस कितना है एयरमैन जी? बैच का प्राइस अभी तो सिर्फ 2000 ही रखा है हमने, मतलब ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कंप्लीट बैच का, जिसमें डेली वोकैब की क्लास भी रहेगी और डेली ग्रामर की क्लास भी रहेगी। मैं साइमल्टेनियसली इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि बच्चे 4-5 महीने में फड अप हो जाते हैं ग्रामर से, फिर सोचते हैं आप मेरे नंबर नहीं आ रहे। नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वोकैबुलरी तो पढ़ी नहीं थी ना 4 महीने, दैट्स व्हाई। क्लियर मेरी बात यहां तक? यस मैम। अरे भाई थम्स अप, ये लाइक में इतनी कंजूसी क्यों? लाइव इतने सारे, या फिर इतना खो गए हो पढ़ाई में कि भूल गए हैं कि हमें क्लास पसंद आ रही है? अभी देखती हूँ सच में आ रही है क्या। ये देखो मेरे कहते ही तो तुम कुछ भी कर लोगे हैं। सो स्वीट ऑफ यू। चलो शुरू करें, अगला देखते हैं। देखो अब हमने कहा मैम ये ग्रामर क्या है, ये आप जो बोले जा रही हैं एडवर्ब एडजेक्टिव, ये सब है क्या? भाई जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, एकदम प्यार से समझना है ना, प्यार से। आता है ठीक है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आता है फिर भी प्यार से समझिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। भाई मेरे लिए तो फर्स्ट क्लास है, और मैं यही चाहूंगी कि जो बच्चा जीरो है ना, जीरो बिल्कुल उसे कुछ नहीं आता, मैं तो उसको सिखाने की कोशिश करूंगी। एडवांस लेवल तक तो मैं ले ही जाऊंगी, फिर 4 महीने का सफर में क्या करेंगे, फिर आज ही एडवांस चले गए तो। देखिए इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है मैम। भाषा कैसे बनती है? आप कहेंगे भाषा, पहले माँ कहना सीखते हैं, फिर माँ भूख लगी है ऐसा कहना सीखते हैं। इसका मतलब मैम सेट ऑफ लाइक सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस कहाँ से बने हैं मैम? वर्ड्स से बने हैं। ऐसी ही कुछ भाषा है। अब आप सोचेंगे इस वर्ड्स के कलेक्शन को हमने सेंटेंस कह दिया। जब मैंने बात करी कि एक जो सेंटेंस है ना, पूरा एरर आता है पेपर में, इंप्रूवमेंट आता है पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स आया है पेपर में, तो भाई वो यही तो पूछता है इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, इस सेंटेंस को ठीक करो, इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक भरो, क्लोज टेस्ट भरो, यही तो पूछता है। तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई ऑल ओवर एक सेंटेंस के चारों तरफ घूम रही है। बोलिए हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, अब देखिएगा जिस तरह आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर आपको दिखता नहीं, ये नाक है, ये आंख है, ये हमारा माथा है, ये हमारे बाल हैं मैम, है ना, टीथ हैं, लिप्स हैं, ये हैंड है, तो ये क्या है? आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस के भी पार्ट्स हैं। जब आप इसकी स्टडी कर लेते हैं तो हाँ यार मुझे शरीर का पूरा ज्ञान हो गया। तो दूसरी चीज हमने कहा, लैंग्वेज के ज्ञान के लिए सेंटेंस के पार्ट्स को बनाना बहुत जरूरी है। भाई शरीर में तो फिर भी बहुत सारे पार्ट हैं, ये तो बेचारा इतना सीधा है। इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस तो इतने सीधे हैं, ये कहते हैं भाई हम ज्यादा नहीं है, हम तो 8 ही हैं। अब कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को भी इंक्लूड कर लिया हो गया, पर आर्टिकल को हम एज एन हम कहेंगे एडजेक्टिव इन द सेंस, बट इसको हम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, आर्टिकल अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। हमने कहा फर्स्ट वन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ज्यादा हमें नहीं, कुछ भी हमारे यूज का नहीं होता, फिर भी मतलब 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहते हैं मैम ग्रामर क्या है, मतलब हमें पढ़ना क्या है? भाई ये जो लिखा है ना, बस यही पढ़ना है, बस इतना सिंपल। 7-8 वर्ड पढ़ने हैं, ऐसा लग रहा है क्या? अब बस 8-9 वर्ड खत्म। सिर्फ पढ़ने नहीं है, समझने हैं, और समझने में भी रूल नहीं समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या हो सकता है। कुछ नहीं भाई, या तो नाउन हो सकती है, प्रोनाउन, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब, या प्रपोजिशन, या कंजंक्शन, यही सब हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता एक सेंटेंस के अंदर। और अगर आप एक सेंटेंस की पूरी कहानी जैसे बॉडी की पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ लें तो काम खत्म हो जाएगा, और यही हम अपने बैच में करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार मुझे करते हैं, और ये जो लाइक मेरे मतलब ये जो इंक्रीमेंट है मेरे कहने के बाद है, लेकिन पहले तुम भूल जाते हो क्या कि आराम से बैठे हैं
और देखिएगा दूसरा, जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो हम मिलने वाले हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में भी एप्लीकेशन पे, तो पहले दिन से ही नोट्स बना लीजिएगा। ये जो पीडीएफ नहीं करना है कि पीडीएफ खेलेंगे पीडीएफ खेलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ग्रामर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और नोट्स कैसे बनाएंगे, ये आपको जो पूरी पीडीएफ हुआ करेगी, जो भी हम क्लास में सीखा करेंगे, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। कोई, मैं ऐसा कुछ नहीं मानने वाली हूँ कि तुम किसी ऐसे परलोक से आए हो जहां से इंग्लिश ऑलरेडी आती है। मैं एकदम आराम से सिखाऊंगी आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज हुई कि नोट्स जरूर बनाएंगे। क्लास 1 से ही पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाया करेगी, वहां से आपको डेली अपने को 15-20 मिनट प्लीज दे दीजिएगा, ठीक है। अगला, हाँ, वोकैबुलरी में पीडीएफ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वोकैबुलरी का जो पार्ट रहेगा उसकी बनाने की नीड नहीं है, जो हमारा 45 मिनट्स का सेशन रहेगा। पर ग्रामर सेक्शन को आप बनाएंगे और मैं बताऊंगी कि कैसे आपको नोटबुक अपनी बनानी है। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको एक जिम्मेवारी समझाई कि जिस तरह एक इंसान है, उसकी एक बॉडी है, उसके पार्ट हैं, तो ये सीखना है तभी शरीर का ज्ञान होता है। अगर आप लैंग्वेज का, इंग्लिश का, सेंटेंस का ज्ञान लेना चाहते हैं तो भाई ये सब सीखना है। अब कुछ को लग रहा होगा ये तो मैम आता है हमें, ठीक है भाई, आता है, ऑल ओके। नहीं आता है तो मेरा फर्ज है, 3 स्टेप में मैं इंग्लिश को पढ़ाती हूं। पहला 20 मिनट का बेसिक, अगला 20 दिन का बेसिक, और फिर अब पढ़ेंगे एडवांस, वो हमारा 3 मंथ्स चलेगा। क्लियर बात? अब मैंने कहा आपकी लैंग्वेज है, वर्ड्स है, इन सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनती है। अब हम क्या करते हैं, इस बात को पहले को पूरा कर लूं, इसको पूरा कर लूं भाई। 20 मिनट का बेसिक है ये, 20 मिनट का बेसिक मैम, हाँ 20 मिनट का बेसिक। बस आप एकदम छोटी सी बात समझ जाएं, मेरी छोटी सी डेफिनेशन समझ जाएं कि ये जो लिखा है मैंने, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो मैं कैसे कहूंगी। जैसे मैंने कहा आपको आता भी होगा, पहले हम वो देख लेते हैं। पहले इंसान को उससे शुरू करना चाहिए जो उसको आता हो। पहला देखिएगा वर्ब। वर्ब क्या होती है मैम? क्रिया होती है। लोड लेके नहीं पढ़ेंगे भाई, है ना। मैं जिस तरह आपको मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी, कभी लोड नहीं आया होगा दिमाग के ऊपर, तो ग्रामर में भी लोड नहीं आना चाहिए। लोड नहीं लेना है, एंजॉय करना है। हमने कहा वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है मैम, सब आता है हमें। हाँ, वर्ब एक्शन है ना, डूइंग है आपका, हैपनिंग है आपकी। चलिए ठीक है। जब जैसे मैंने कहा आई गो टू द ऑफिस डेली, मैं डेली ऑफिस जाती हूं, तो मैंने कहा ये जो गो है ये वर्ब है, ठीक है। जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, जो आप सुबह से शाम तक करते हो, और ये जो मैंने कहा करते हो, ये सारे के सारे एक्शंस क्या हैं? वर्ब है। बस इतनी सी बात पहले से ही पता थी आपको, क्यों लोड दे रहे हैं दिमाग के ऊपर। जैसे मैंने कहा गो, राइट, प्ले, हैपन। अब अरे मैम ये इज़-एम-आर तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी वर्ब है। वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब भी तो वर्ब है, मेन वर्ब भी तो वर्ब है। आज मैं कोशिश करूंगी हम बी को पढ़ेंगे, तब आपको समझाएंगे कि ये क्या है, इस कहानी को भी समझेंगे। दूसरा आपका है नाउन। नाउन क्या है बच्चे? नाउन तो एक नाम है मैम। जिस तरह वर्ब कहा कि किसी काम को करना वर्ब है, जो हम कर रहे हैं। अब जितने भी नाम है ना आपके पास, मार्कर, मार्कर का मैं नाम दे सकता हूं, मार्कर, ठीक है। बोर्ड का मैं नाम दे सकता हूं, बोर्ड। चेयर का नाम है चेयर। मैंने कहा मेरा नाम है सुमन, आपका नाम है, आप कहेंगे कि मैं हूं करुणा कातियार जी, मैं सक्षम हूं, ओके, मैं मोटिवेशन का जलवा हूं। आप मोटिवेशन का जलवा भी नाउन है, क्योंकि आपने अपना नाम रख लिया है भाई। जो जो चीजें भी नाम है, नाउन का बेसिक मैं डाल चुकी हूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और नाउन के बेसिक को पढ़ सकते हैं आप यूट्यूब पे भी। बाकी अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट है तो क्लास में तो हम इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। देखिएगा किसी भी नेमिंग वर्ड को जिस जिसको आप नाम दे सकते हैं, नाउन खुद एक नाम है ना, तो इन सब को हम कहते हैं नाउन। जैसे मैंने कहा राहुल, आपका नाम, मेरा नाम नाउन है। मुंबई किसी जगह का नाम नाउन है। मैंने कहा टेबल किसी चीज का नाम नाउन है। मैंने कहा एनिमल है हमारा डॉग, ये भी नाउन है। तो जैसे मैंने कहा राहुल लिव्स इन दिल्ली, तो गौर करिएगा बच्चा, ये राहुल क्या है हमारा? नाउन है। और दिल्ली क्या है हमारा? ये भी तो मैम नाम है, तो ये भी नाउन है। बिल्कुल छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। सिर्फ एक एक लाइन याद रखिए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर किसी ने ग्रामर पहले पढ़ ली है और वो सिर्फ चाहता है कि मैं वोकैबुलरी का बैच लूं, तो वोकैबुलरी का बैच भी 1 अगस्त से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोकन का भी, हाँ नया बैच भाई, हाँ स्पोकन के बैच की बहुत डिमांड थी। अब कोई बच्चे वैसे मुश्किल है इस बैच के दौरान स्पोकन का होगा, तो स्पोकन का भी नया बैच मेरा आ गया है 2 अगस्त।
नया बैच लॉन्च हो गया है भाई, इसका बहुत, ये तो मतलब दिन में यार 100-200 कॉल, मैं ही परेशान हो गई, अब क्या करें, ठीक है। तो खैर स्पोकन का, इसके अलावा ये वो बैच है जो आज शुरू हो गया है 30 जुलाई से, तो थोड़ा ध्यान से है ना। नेक्स्ट वर्ड दिखेगा, मैंने कहा नाउन के बाद प्रोनाउन। मैम प्रोनाउन क्या है भाई? प्रोनाउन कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बार बार ऐसे तो कहेंगे नहीं। जैसे इसने कहा ऋषभ इज टायर्ड, है ना, ऋषभ इज गोइंग टू स्कूल, ऋषभ इज स्लीपिंग। भाई एक ही बात को, एक ही नाउन को बार बार यूज करने से लैंग्वेज की खूबसूरती खराब हो जाती है। तो लैंग्वेज की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये आता है मैदान में और कहता है मैं हूं ना, मतलब मैं हूं ना, तो इसे कहता है नाउन की जगह मुझे यूज कर लो, मैं बन जाऊंगा प्रोनाउन। और इसने कहा बार बार मत लिखो राहुल इज, ऋषभ इज टायर्ड, राहुल ऋषभ वांट्स टू स्लीप, मत लिखो ना यार, छोटा वर्ड लिखो थोड़ा, इस नाम को हटाओ और यूज करो ही, शी, इट, दे, वी, ये सब के सब हमारे क्या है? प्रोनाउन है। याद रखेंगे नाउन को हटाकर जिस वर्ड को यूज करके हम आगे की कहानी या कुछ भी सेंटेंस कहते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर यहां तक बात? नाउन की जगह पर, बिल्कुल सही बात है, रिप्लेस नाउन, बिल्कुल हमेशा ये नाउन को ही रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, बस छोटी छोटी बात समझिए। 20 मिनट का एक बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, फिर 20 दिन का पढ़ना पड़ेगा और फिर 3 महीने पढ़ने पड़ेंगे, ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। कुछ टीचर देखे होंगे आपने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होता है, दिस वन इज एडजेक्टिव। बाकी आप एडजेक्टिव भी कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डी यहाँ पर साइलेंट होता है, आप कहिए एडजेक्टिव। चलिए ठीक है, बना कैसे, होता क्या है मैम? हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं। नहीं हाथी, कोई बात नहीं भाई, ये एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जो नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, बारे में क्या? एग्जाम्पल से देखो ना, लिखा है जैसे मैंने कहा शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब बताना मुझे ये इंटेलिजेंट कौन है? शी। तो इसने शी के बारे में बताया, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया, ये हमारी प्रोनाउन है। मैंने कहा कपिल इज अ रिच मैन, है ना, तो मैंने कहा मैन है, और मैन के बारे में क्या बताया? कैसा आदमी है वो? रिच, अमीर आदमी है। तो देखिए मैंने तो कह दिया कपिल इज अ मैन, बट कैसा मैन? रिच, अमीर, गरीब, काला, गोरा, सुंदर, उदास, मीठा, ये सब क्या है? जहां पर आप क्वालिफाई कर रहे हैं किसी नाउन को, प्रोनाउन को, वो ब्यूटीफुल है, वो हैंडसम है, ये सब आप यूज कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। देखिएगा यहां पर प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई किया, यहां पर नाउन के बारे में क्वालिफाई किया, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव। आपके पास भी ऐसे एडजेक्टिव होंगे, आप सुंदर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यार आप अमेजिंग हैं, है ना, आप अच्छे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आप प्लेयर कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हमने कहा जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार भी। देखिएगा इसमें आप थोड़ा सा सीखने की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिएगा इससे पहले का हो सकता है आपको पहले से आता हो। मैंने कहा एडवर्ब। अब एडवर्ब जब वर्ड को आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैम बड़ा नया सा वर्ड आ गया। नया लग रहा है? नया नहीं है, बहुत आसान है। सबसे आसान चैप्टर ही एडवर्ब होता है। आप लोगों को लगता होगा आसान तो मैम नाउन प्रोनाउन होता है, सुने सुने से हैं। एडवर्ब हमेशा से हमें थोड़ी परेशानी देता आया है। परेशानी नहीं, ये सबसे इजी चैप्टर है। चलिए इसके बेसिक के बारे में कहते हैं, एडवर्ब होता क्या है। जिस तरह मैंने कहा जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें मॉडिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उसे हमने एडजेक्टिव कह दिया। ये भी एक मॉडिफायर है, पर ये किस किस को मॉडिफाई करता है? एक वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, खुद एडवर्ब को भी करता है। मैम कैसी बात कर दी, ये तो रट्टाफिकेशन हो गया। रट्टाफिकेशन नहीं है, अभी बताएंगे, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए याद कैसे करना है, अगर आपको याद भी करना है। देखिए जैसे ये वर्ड बना है ना, एडी, एडी से बनाइए एडजेक्टिव। दूसरा क्या है? वर्ब, बनाइए वर्ब। और तीसरा क्या है? ये खुद एडवर्ब। मतलब अच्छी बात ये रही कि इस वर्ड के अंदर जो जो भी है वो इन सब को क्वालिफाई कर सकता है, सब का मॉडिफायर है। क्लियर हुई बात? एडजेक्टिव का भी, वर्ब का भी,
और एडवर्ब का भी, इन सबको मॉडिफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है मैम बताएंगे, जरा भी बताते हैं। देखिएगा फॉर एग्जांपल आपका स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, ये सब हमारे एडवर्ब हैं। फिक्र ना करें, हम जब बैच बेसिक्स पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर पढ़ेंगे तब चीजें क्लियर होंगी कौन कौन से एडवर्ब है। देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए पहले, शी इज वॉकिंग स्लोली। देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में कह रहा है वह धीरे धीरे या धीरे चल रही है। अब मुझे बताइएगा ये जो स्लोली है ये किसके बारे में कह रहा है, शी के बारे में या फिर उसकी चाल के बारे में? आप कहेंगे मैम वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे क्या कर रही है, चल रही है। तो बताना किसके बारे में कहा, धीरे धीरे चल रही है। मतलब कि उसका चलना, चल तो वो रही थी पर हमने कहा शी इज वॉकिंग, वह चल रही है, पर कैसे चल रही है, धीरे धीरे। हाउ, है ना, तो हमने कह दिया वर्ब को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है मैम, ये तो हम सीख गए। ये आप कह रहे हैं वर्ब को किया है मॉडिफाई, ठीक है। अगला देखिएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने जब कहा शी प्रोनाउन है, ओके मैम, इज वर्ब है, ओके मैम। अब मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, तो शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अभी बता के आई हूं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और इस एडजेक्टिव को भी हमने कहा वह बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है, हाउ मच, आप कहेंगे वेरी। तो वेरी भी यहां पर क्या है, एडवर्ब है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को। और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। बताइएगा, मैंने यही तो कहा था कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर लेती है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखेंगे, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। देखिए शी इज वॉकिंग स्लोली, स्लोली एक एडवर्ब है। अब हमने कहा बहुत धीरे, तो धीरे से आगे लगाया बहुत, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब इस एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रही है। तो शायद मेरी डेफिनेशन यहां पर आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबको क्वालिफाई कर लेती है। बताइएगा मुझे, यहां तक की बात क्लियर है? तो एक बार इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं एक्चुअली वेरी एडवर्ब है, बिल्कुल ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। बहुत सही, पहचान पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी हैं सोनिका जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ये तो पता नहीं अच्छा पढ़ाती हूं या नहीं, बट इतना जरूर पता है कि मैं दिल से पढ़ाती हूं, और दिल से भी पढ़ाती हूं। दूसरी चीज, आपके अंदर कोई कमी नहीं चाहती। मेरे लाइफ में अगर मैंने कोई कमी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, कोई गलत मेथड यूज किया हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो उस पर रिसर्च करके, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेडागोजी, जिसे कहते हैं टीचिंग मेथड, कि बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे की समस्या, बच्चे के दिमाग को पढ़कर टीचर पढ़ाए। टीचर अपने आप में ज्ञान दिखाना है तो भैया अब हम भी कोई ऐसी बातें आपको बता दें जो आपकी इधर उधर से जाएं और आप सोचें अरे वाह ऐसा भी कुछ होता है। ये ना मेरे को बहुत खराब सिस्टम लगता है। जब आप टीचर हैं तो आपको बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो मैं खुद ही ऐसा सोच रही हूँ कि हाँ, मैं खुद ही एक बच्चा हूँ और मुझे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। तो ये जो आपको अच्छा या जो भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा क्लियर हुआ यहाँ पर एडवर्ब का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रपोजिशन। मैम ये तो हमें पता ही है, ऑन, इट, एंड, ऑन टू, ये सब हमारी प्रपोजिशन होती है। भाई नाम ही इसका कहता है वैसे तो प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन पोजीशन से पहले, पोजीशन से पहले मैम क्या, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन pronoun to another word। रट्टा नहीं मारना, देख लो ना। I live in India, तो इन क्या है, प्रपोजिशन है। इंडिया क्या है, नाउन है। रिलेशन किससे बता रहा है, लीव से। इससे पहले आने वाले वर्ड से जब रिलेशन बताता है, उस वर्ड को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करिए। मैं रहता हूं, ठीक है, कहां रहता हूं, इन दिल्ली, तो आपने इन लगाने से एक रिलेशन बनाया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, देयर इज अ बॉक्स। बॉक्स कहां है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, तो ये क्या है, प्रपोजिशन। किसका रिलेशन बना रही है, नाउन का। किससे बना रही है, अनदर वर्ड, बॉक्स से। मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ टी, तो टी का रिलेशन बना रही है फॉन्ड से, तो ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। सिर्फ इतना देखेंगे प्रपोजिशन क्या होती है। ये नाउन, प्रोनाउन, हमेशा इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो सब चीजें खैर हम देखेंगे बाद में। तो उसको रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैम कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन नाम ही कह रहा है कनेक्ट
कनेक्टर होता है। क्या होता है? कनेक्टर, जोड़ना, जंक्शन, कौन मतलब टुगेदर, जंक्शन मतलब बांध, तो साथ में बांधने को कंजंक्शन कहते हैं, कनेक्टर। अब भैया इंग्लिश में जरूरत पड़ी कि दो वर्ड्स को कनेक्ट करो, आपस में जोड़ो, राम एंड श्याम, तो ठीक है, ओके। दो सेंटेंसेस को भी करो, अब अलग अलग सेंटेंस लिख रहे थे हमने कहा यार मैं ना ये चाहता हूं कि दो सेंटेंस एक साथ जुड़ जाएं, तो कोई कनेक्टर वर्ड यूज कर लूं। उस कनेक्टर वर्ड को कहा जाता है कंजंक्शन, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस। मैंने कहा कार्तिक एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स, ओके, एंड यहां पर कंजंक्शन है, राइट। ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। मैंने कहा ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, दोनों को मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूं, करना क्या है, कंजंक्शन का यूज करिए, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ भाई? बात क्लियर? क्या क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन एंड है और सो है। चलो हमारी कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगला वर्ड आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? एकदम पहली क्लास और बेसिक से हम सीख रहे हैं। इसको सीखने के बाद 20 मिनट के बाद आप जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना 20 मिनट में पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। अरे मैम बड़ी जल्दी हो गया। ये सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर आगे पढ़ाने लगूं और आप सोचे ये वर्ड क्या यूज कर रही है मैम, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन आपके सिलेबस वगैरह में आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की कुछ भी नीड नहीं है, हमारे यूज का भी नहीं है, फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जरूर यूज किया जाता है। हम कहते हैं एक सडन फीलिंग, जैसे आपको होता है ना वाओ, हुर्रे, अलास, एकदम से दुखी वाला सेंस, सुख वाला सेंस, आपके मुंह से जैसे आप कोई किसी को पीड़ा में देख लेते हैं, दर्द में, कोई एक्सीडेंट देख लेते, तो मन में जो सडन फीलिंग आती है ना, उसे इंटरजेक्शन, जैसे अलास ही इज इल, अरे मतलब दुख की बात है, मतलब वो बीमार है, वाओ व्हाट अ नाइस गिफ्ट। तो ये जो वाओ और अलास, हुर्रे, और ये सब हमारे इंटरजेक्शन है, इसका हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमारे किसी काम का नहीं है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, अगर आपको मेरे बैचेस लेने हैं, कोई भी बैच लेना है, ग्रामर के लेना है, वोकैबुलरी के लेना है, कॉम्प्रिहेंशन का लेना है, तो डाउनलोड माय ऐप ओशन गुरुकुल्स फ्रॉम प्ले स्टोर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, स्पोकन का नया बैच आ चुका है और ये वो बैच है जो आज शुरू हुआ है 30 जुलाई से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपसे कहा अगर मैम शॉर्ट में एक रिवीजन दूं, तो रिवीजन देखिएगा, वर्ब क्या है? होना, करना, ये सब वर्ब है मैम, ठीक है। नाउन क्या है? कोई भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, तुम, मैं, ये सब है ना, तुम्हारा नाम, मेरा नाम। अगला वर्ड देखेंगे, इस नाउन को बार बार तो यूज कर नहीं सकते, तो नाउन की जगह पर मैम क्या लगा लो? प्रोनाउन लगा लो, ठीक है भाई, लगा देंगे। हमने कहा एडजेक्टिव, ये क्या होता है? हम नाउन के बारे में विशेषता, काला, पीला, सुंदर, बड़ा, छोटा, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। अब हमने कहा एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई, एडजेक्टिव को मॉडिफाई, एडवर्ब को मॉडिफाई। अभी हम आपको बता के आए हैं प्रपोजिशन आपका रिलेशनशिप, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप दूसरे वर्ड के साथ करती है, उसे कहते हैं प्रपोजिशन। मैंने कहा कंजंक्शन, कंजंक्शन का नाम ही कहता है कनेक्टर। मैं जोड़ूंगा, दो शब्दों को जोड़ूंगा, मैं दो क्लॉजेस को जोड़ूंगा, दो वर्ड्स को जोड़ूंगा, ये सब, ठीक है। अगला वर्ड है इंटरजेक्शन, इट्स अ सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। यहां मुझे लगता है मेरे 20 मिनट का बेसिक कंप्लीट होता है। मैंने टारगेट लिया 20 मिनट और 20 मिनट में खत्म। अब मैं आपसे पूछूं, क्या हम दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनका रट्टा मार लें? ये देखो, ये नाउन है, चलिए ये क्या है? कंजंक्शन है, इसे याद कर लो, ये एडवर्ब है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपसे कोई ये पूछे कि ये सेंटेंस, मैं आपसे पूछूं सो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बताना जरा मुझे जल्दी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बताना जरा सो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो शायद आंसर आने शुरू हो गए होंगे। मैम एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ओके, एडजेक्टिव है, ओके। वो कैब का क्लास रंजन कुमार जी शुरू हो गया है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर की भी क्लास लीजिए मैम, लेते तो हैं? नहीं, बेसिक अभी 20 दिन चलेगा भाई, बेसिक कैसे खत्म हो गया? मैंने कहा एक 20 मिनट का एक सिर्फ छोटा सा फॉर्मेशन हम देखेंगे। कंजंक्शन है मैम, कंजंक्शन, अरे बाप रे इतने सारे कंजंक्शन है। सो ये गलत सवाल है, मेरा सवाल गलत है। आप जो आंसर दे रहे हैं ना, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी आप दे रहे हैं गलत दे रहे हैं आप, है ना। मेरा सवाल गलत है, मुझे एक सही सवाल पूछना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे ना यार कि बता ये क्या है,
तो कहना कि भाई एक सेंटेंस दो तब बताऊंगा। आपको कहना चाहिए मैम सो मत पूछिए कि सो क्या है, आप हमें कोई सेंटेंस दीजिए और फिर पूछिए कि क्या है। अच्छा मैंने कहा ही इज सो रिच, अब बताओ सो क्या है, बताना जरा। ही इज सो रिच। अभी हमने इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन देखा था, अगर आप चाहें तो मेरा दिल रख सकते हैं या फिर तोड़ने का मन करे तो तोड़ दीजिएगा। ही इज सो रिच, क्या क्या कहें हम इसमें। यहां पर मैम कोई प्रीपोजिशन, कोई कंजंक्शन, अरे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है फिक्स्ड कि ये एडवर्ब है अब ये कंजंक्शन नहीं बन सकता, ये एडजेक्टिव है, ये भाई कोई भी वर्ड किसी भी तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर ये इतना आसान होता तो फिर 3-4 महीने क्यों बैच चलता, 20 दिन में खत्म कर देती मैं। नहीं कर सकते ना। मैंने कहा ये जो है भाई नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, बस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सुनो ध्यान से, देखिए ध्यान से देखो, ही एक प्रोनाउन है मैम, ओके। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ही रिच है, वह अमीर है। अभी देखना, मैं कहूं वह उदास है, वह खुश है, वह इंटेलिजेंट है, तो ये खुश, इंटेलिजेंट, काला, नीला, ये क्या है। आप कहेंगे मैम ये तो विशेषता है, और भाई ही के बारे में कह रहा है रिच कि ही कैसा है, अमीर है, वह अमीर है, वह खुश है, वह होशियार है, तो ये होशियार, ये अमीर, ये गरीब, ये तो एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव से पहले अभी बता के आए हैं एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब ही एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो थी सो एडवर्ब। अब मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, क्या सो अब हमेशा एडवर्ब रहेगी, नहीं नहीं। मैंने कहा रमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। रमन मैम नाउन है, इज हमारी वर्ब है, वेरी हमारा इंटेलिजेंट को भी शो कर रहा है, हमारा एडवर्ब है, क्लियर। इंटेलिजेंट किसके बारे में कह रहा है, रमन के बारे में। तो जब नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है वो एडजेक्टिव है। परेशान नहीं होना, एक दिन में नहीं सीख जाओगे, एक दिन में नहीं सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। मैंने कहा ही कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, है ना, वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो ये जो सो है यहां पर कनेक्टर है, मतलब कि कंजंक्शन है। मैंने कहा दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, तो सवाल गलत था कि सो क्या है। सो पहले सेंटेंस बताइए, फिर हम बताएंगे कि सो क्या है। क्लियर हुई बात? अगर मेरी बात क्लियर हुई है तो मुझे एक बार थम्स अप भेजिएगा। आगे से अगर कोई आपसे पूछे बता ये क्या है, तो तुम कहना पहले सेंटेंस बता कि क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, क्लियर मेरी बात यहां तक? थैंक यू सो मच। ये थम्स अप की संख्या मुझे भेजो। यस मैम, ये दूसरे वाला आता था। वेरी गुड, बहुत 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 धन्यवाद इतने सारे प्यार के लिए। सोमवीर, मुकेश, रचना, लोटा ग्लास, मस्ती, नीता वेरी गुड, मुकेश, हरप्रीत, तान्या, कोई बात नहीं, कल से हम एप्लीकेशन पे क्लास लेंगे, एप्लीकेशन पे मिलेंगे आपसे, हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स। हाँ जी, हर्षिता ठीक है, धनंजय, अशोक, यशवंत, नितिन, वेरी गुड, बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों के लिए भी थम्स अप। और आप जो इतना प्यार कर रहे हैं और इस सेशन को शेयर करते हैं, डेली शेयर करते हैं, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद यार। बस एक वर्ड ही बोल सकती हूँ, इसके अलावा क्या बोलूं पता नहीं। हाँ जी, देखिएगा अब हमारी कहानी होती है। आपने एक चीज देखिएगा, अब से पहले हम पूरी क्लास में जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं ना, उसमें एक चीज कॉमन है, पता है उस कॉमन चीज का नाम क्या है? वर्ब। भाई इसको बोल लूं, इसको बोल लूं, क्या किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन बिना वर्ब के हो सकता है? बोलो। नहीं नहीं, क्रिया तो जरूरी है, वर्ब तो मस्ट है। ठीक है, वर्ब मस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी क्लास नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, अब करेंगे शुरुआत, है ना। अब तक तो सिर्फ एक कहानी थी जिसका बिल्डअप आपके लिए बचपन में ही हो जाना चाहिए था, पर अगर बचपन में नहीं हुआ तो मेरा क्या गया, सिर्फ आधा घंटा आपकी एक क्लास। अब हमने वो सीख लिया, अब हम हमारा बेसिक शुरू करते हैं। जो मैंने कहा था कि हम कुछ टाइम आपके कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे, आपका बेसिक्स ठीक करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हार्ट है क्योंकि वो एक्शन करता है ना, इसी तरह वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एक्शन करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब देखिए 3 तरीके का हो सकता है। हमने कहा या तो वो डूइंग कर सकता है, कर सकता है, हाँ क्लियर है मैम, अभी तो पढ़ा। ठीक है, हैपनिंग भी हो सकता है, कुछ घटना,
हाँ होती तो है घटना भी, ठीक है। मैंने कहा बीइंग या स्टेट, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। ये क्या है, स्टेट और बीइंग, होना, स्टेट, अवस्था, ये भी आपकी वर्ब है, ये भी क्रिया है। समझाती हूं एग्जाम्पल से, रट्टा नहीं मारना। मैंने कहा डूइंग है, देखिएगा, ही इज डूइंग माई वर्क, वह मेरा काम कर रहा है, ठीक है मैम, कर रहा है, ओके। शालिनी इज टॉकिंग टू मी, शालिनी मुझसे बात कर रही है, ठीक है, वर्ब है। मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो उग रहा है, तो ये क्या है हमारी, ये चीज हो रही है, कोई उगा नहीं रहा उसको। यहां पर तो शालिनी बात कर रही है और वो एक बंदा काम कर रहा है। यहां पर बताइएगा कोई है क्या, मतलब कोई राजू नाम का लड़का सन को राइज कर रहा है, नहीं मैम, सन को तो राइज नहीं कर रहा, सन राइज हो रहा है। इस घटना को भी हम कहेंगे वर्ब से दर्शाते हैं, और हमने कहा राइजेस। अब कहिएगा इट्स रेनिंग हियर, यहां पर बारिश हो रही है, तो बारिश कोई ऊपर से कर रहा है, भगवान जी पानी फेंक रहे हैं, हाँ ऐसा। बरस, जो बरस है कि भगवान बारिश कर रहा है, भगवान जी ने बादल ऐसे कर दिए हैं कि चल पानी जा नीचे। कहते हैं ना भगवान यहाँ बारिश नहीं कर रहा, हे ईश्वर सूखा डाल दिया। भैया ईश्वर क्या है, कॉन्सेप्ट है कि बादलों का बनना एक प्रक्रिया है, एक हैपनिंग है। इस हैपनिंग को, इस बारिश होने को, इसको भी क्रिया कहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा था अवस्था, भाई किसी की अवस्था कैसे वर्ब हो सकती है, देखो ना अभी यही तो समझा रही थी। He is a rich man, he is a rich man, वह अमीर आदमी है। तो यहां पर ये जो स्टेट है ना, ये वर्ब है भैया, उसकी अवस्था है, वो है भी तो कुछ। क्या बिना वर्ब के सेंटेंस बन जाएगा, नहीं मैम बनेगा तो नहीं। इसे कहते हैं अवस्था, कि वो रिच है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए मैंने कहा रमन वॉज इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं, मेहनती। कैसे होते हैं गाइज, मेहनती। याद कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में भी आता है। इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। ध्यान रखिएगा OUS लगाने से वर्ड क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। मैंने कहा रमन मेहनती था, तो रमन मेहनती था या रमन मेहनती है या होगा, ये सारी की सारी क्या है, ये वर्ब है, और ये आपकी कहती है अवस्था को। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप वर्ब को समझ पाएं कि वर्ब तीनों काम कर सकती हैं। होना खुद ही हो रहा है, जो बारिश हो रही है, जैसे मैं कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, तो मेरा डूइंग है। आप पढ़ रहे हैं, ये डूइंग है। बारिश हो रही है, ये हैपनिंग है। और आप एक स्टूडेंट हैं, मैं एक टीचर हूं, ये मेरी अवस्था है, ये मेरी स्टेट है, तो इसे भी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर हुई मेरी बात यहां पर। बैंक पीओ के लिए भी बैच ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। मैं फिर से रिवाइज आपको दोबारा बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, तो मेरा आप पूरा बैच ले सकते हैं। देखिएगा अब, देखिए अब ये वर्ब के कुछ तो गुण होंगे। ये इसके एक गुण है कि ना फॉर्म बनाती है, और वर्ब ही टेंस है। मैम कैसी बात कर रहे हो, टेंस तो वो होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई वर्ब ही टेंस है। मैं आपको सच में सिखाऊंगी बैच में, आपका होश उड़ जाएंगे कि वर्ब ही टेंस है। सच में वर्ब ही टेंस है। आपको वर्ब आ जाए, टेंस आ जाता है, टेंस आ जाए, कंडीशनल आ जाता है, कंडीशनल आ जाए, वॉइस आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट आपके 4 चैप्टर हिला के रख देता है। पर हम नहीं पढ़ते, हमें वही पढ़ना है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक टेंस 4 प्रकार का होता है। भाई प्रकार वरकार कुछ नहीं होता है, वो वर्ब की फॉर्म होता है। देखिएगा मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, हाँ मैम बिल्कुल। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट बनाने के यूज होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है जो प्रेजेंट बनाने के लिए यूज होती है। फिफ्थ फॉर्म होती है जो प्रेजेंट का सिंगुलर बनाने के लिए यूज होती है। आप मुझे बताइएगा जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, बेस फॉर्म वो क्या होती है, सिंगुलर या प्लूरल, सोच के बताना। जो बेस फॉर्म होती है, मतलब कि एकदम कहते हैं ना बेसिक चीज, जो रियल में जो वर्ब है ना, वो सिंगुलर है या प्लूरल है।
आप कहना चाहेंगे मैम सिंगुलर होती क्योंकि प्लूरल तो हम बनाते हैं, नहीं। आपकी जो मेन आपकी वर्ब है, जो आपकी बेस फॉर्म है, वो आपकी प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, बताओ मुझे, रीड या फिर रीड्स, कौन सा आपको बेस फॉर्म लगता है? पता आप क्या कहेंगे? रीड लगता है मैम, ठीक है। मैंने कहा प्ले, एक कहा प्लेज, तो बताइए कौन सा आपको बेस फॉर्म लगता है? आप कहेंगे मैम प्ले लगता है, तो मैं भी तो यही कह रही हूं, सिंगुलर तो आपको बनाना पड़ता है SEIS लगाकर। इसी तरह मैंने कहा वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट का सिंगुलर बनाने का काम करती है। अभी हम इसको पूरे अभी बेसिक में सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो हमारा परफेक्ट को बनाने के लिए कहता है या पासिव वॉइस को। अरे मैम ये फिर घुमा दी बात, कुछ नहीं घूम हो गया ना, अभी इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगला वर्ड देखेंगे, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो हमारा बनाता है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप ING लगाते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज देखिए, जैसे आप कहते हैं प्ले फर्स्ट फॉर्म, आप कहते हैं प्लेड सेकेंड फॉर्म, आप कहते हैं मैम थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? प्लेड ही होती है, प्लेड ही होती है। आप कहते हैं नेक्स्ट मैम ING लगा दें, तो आप कहेंगे मैम प्लेइंग होती है। अब मैंने सिंगुलर बनाना है फिफ्थ, अगर बनाना हो तो मैं प्रेजेंट का सिंगुलर, आप कहेंगे प्लेस होती है। बस यही बताया यार मैंने। ये आपका प्रेजेंट को कहता है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंगुलर को कहता है, ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस ING कहता है, ये आपका पास्ट को कहता है, ये आपका परफेक्ट को कहता है। यही मैंने पिछली कहानी में देखा। तो वर्ब का ना एक गुण है कि उसके अंदर फॉर्म है। क्या है? फॉर्म्स है। अब एक चीज देखो, अच्छा हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैम ये वर्ब होती क्या है? भाई वर्ब को देख लो यहां पर, दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ये क्या है? वर्ब है। गौर से देखिएगा, बड़ा ही आपका बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, बताना इसमें वर्ब कौन सी है? अरे जल्दी, आप कहेंगे मैम प्लेइंग है। क्यों? फिर आर क्या है? आर भी है। अच्छा ठीक है, आर भी है, तो मैंने कहा आर प्लेइंग, अच्छा ये वर्ब है, ठीक है। अगला देखिएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो आपने कहा, मैंने कहा वर्ब कहाँ है? तो आप कहेंगे प्लेइंग है। ये बीन क्या है? ये क्या अचार डालने आए यहाँ पर? ये भी वर्ब है। मैंने कहा फिर ये हैव क्या है? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये भी वर्ब है। तो मैंने कहा हैव बीन प्लेइंग यहाँ पर वर्ब है, ना कि प्लेइंग। अगले सेंटेंस में बताओ अच्छा कौन सी वर्ब है? गौर से देखिएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्रिकेट फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग। आपने कहा मैम प्लेइंग वर्ब है, तो मैंने कहा बीन क्या अचार डाल रहा है? नहीं नहीं, बीन भी है। मैंने कहा हैव अचार डाल रहा है? नहीं नहीं मैम, हैव भी तो वर्ब है। विल अचार डाला है? नहीं, वो भी वर्ब है। तो ये पूरी की पूरी वर्ब है। आप एक चीज को गौर करेंगे कि चारों सेंटेंसेस में, बाकी तो सब आपको समझ में आ रहा है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब की जगह पर क्या है? वर्ब की जगह पर या तो वर्ब का स्ट्रक्चर होता है कि वो एक वर्ड में लिखी जा सकती है, ठीक है मैम, जैसे यहां पर लिखी, या वो दो में लिखी जा सकती है, ठीक है मैम यहां रखी। मैंने कहा या वो तीन में भी रखी जा सकती है, तीन भी हो सकता है, ये है। मैंने कहा चार में भी लिख सकते हैं। भाई एक वर्ब कम से कम एक वर्ड और ज्यादा से ज्यादा चार वर्ड में हो सकती है। बहुत सिंपल कहानी है, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं। क्या ये सच है? हाँ सच है। मैं आपको एग्जांपल से सिखा देती हूँ, आप खुद देख लो कि सच है क्या। आप गौर करिएगा, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो वर्ब का पोजीशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कम से कम मेन वर्ब हो सकता है अगर वो एक है तो। अगर वो दो है तो मैम मेन वर्ब कौन सी होगी? मेन वर्ब वही होगी जो तुम कह रहे थे, प्लेइंग। तो इससे पहले वाली क्या होगी? इसे कहते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने कहा जब तीन में हो तो मैम फिर क्या होगी? फिर देखना, लास्ट वाली तो होगी मेन वर्ब, फर्स्ट वाली होगी हेल्पिंग वर्ब। अब ये कह रहा हम नहीं बदलेंगे, तू अपना बीच वाली अपना नाम बदल ले, तो इसने कह दिया कि तेरा नाम रख देते हैं सपोर्टिंग वर्ब। अब फिर लड़ाई हो गई, फिर हो गई ये चार। हमने कहा, इसने कहा मैं अपनी जगह रहूंगी, ठीक है भाई रह ले। इसने कहा मैं तो अपनी जगह रहूंगी ही रहूंगी क्योंकि मैं तो मेन वर्ब हूं। अब कहा कि तुम्हें क्या करूं? इसने कहा सपोर्टिंग वर्ब बन जा। सपोर्टिंग वर्ब ने कहा कि ठीक है अब मैं पहले रहूंगी, वो बात मेरी सच है, पर ठीक है अब तू भी सपोर्ट कर ले, और क्या है। तुझे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो हम बना नहीं सकते। तो गौर करिएगा, बेसिक बात यह है कि जब एक
वर्ड में है तो उसे कहते हैं मेन वर्ब। जब मैंने कहा दो में है, पहली मेन ये हेल्पिंग, फिर हेल्पिंग, चौथी मेन, बीच में सपोर्टिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपको लगता है कि मैम थ्योरी है, नहीं, शुरू में ही आपको एग्जाम्पल दिए थे कि क्यों आपको ये सब सीखना जरूरी है। देखो, दो टाइप के बैच हो सकते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, दो टाइप के टीचर हो सकते हैं। एक तो वो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, और एक हो सकता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं, आपको बताएं कि वर्ब क्या है, तभी जाके रूल को हम खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज रूल तो रहेंगे फिर। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, आप बताओ अच्छा इसमें कौन सी वर्ब है। I sing romantic songs every day। अब है ना, जितने भी लोग देख रहे हो जिन्होंने वर्ब को पहचानना सीख लिया है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वर्ब कौन कौन सी हैं। पहले में बताइए कौन सी वर्ब है। तानिया जी आप ही बताएं, आप प्रयागराज से हैं। सिंग, वेरी गुड। आपने कहा मैम सिंग आपकी वर्ब है, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट में बताइए, ही इज वॉकिंग इन द ऑफिस, क्या कहेंगे आप, कौन सी है। अरे जल्दी सारों में बताओ, फटाफट फटाफट। आप कहेंगे वेरी गुड। आपने कहा वॉकिंग, नहीं, क्या है, इज वॉकिंग। और इज क्या है बच्चे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, अभी बताया था, जब दो वर्ड्स में लिखी हो तो क्या कहते हैं, पहले को हेल्पिंग। बहुत प्यार से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर एरर और पूरे बैच पूरे चैप्टर की तरफ लेके जाऊंगी, तो आपसे मुझे दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, सपोर्टिंग क्या है। मैंने कहा ये कौन सी वर्ब है, ये मैम मेन वर्ब है। क्यों है ऐसा, क्योंकि दो ही वर्ड में है। मैंने कहा रमन हैज कुक्ड द फूड, गौर करिएगा ये दोनों वर्ब हैं। जब दो वर्ड में लिखी होती है तो पहली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या होती है मैम, मेन वर्ब। क्लियर यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जी मैम क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, दोबारा बताइए मुझे, आपने कहा यहाँ पर इन्वेंटेड है, तो ये क्या है, मेन वर्ब। मैंने कहा ही इज अ गुड टीचर, तो इज भी तो एक वर्ब है, और ये जो लोग कहते हैं इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब है। बताना भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, शी इज अ गुड टीचर, बताना हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, पर मैंने एक बात भी तो कही जो सर्वमान्य सत्य है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं, कि अगर एक वर्ड में वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो मेन वर्ब है। तो बताना यहाँ पर इज क्या है, आप कहेंगे मैम ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये अकेली है। आगे देखिएगा, द डॉग हैज बीन बार्किंग। अब ये थोड़ी गड़बड़ हो गई मैम, यहाँ तो 3 आ गई, कोई बात नहीं, जो सबसे इधर है ये हमारी मेन वर्ब है, जो फर्स्ट है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा जो हमारी बीन है जो बीच में आ जाती है उसे क्या कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब। आप लिख पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार मुझे फटाफट बताइएगा, लाइक का बटन प्रेस करिए और बताइए यस मैम ऑल ओके और समझ में आ रहा है, कोई दिमाग पे लोड तो नहीं आ रहा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, चलो आगे। अरे ये फिर कहानी बड़ी सी हो गई। द गर्ल विल हैव बीन ड्रॉप्ड एट हर होम। ठीक है, हम तो वर्ब पे जाएंगे, हमें गर्ल, प्रपोजिशन एंड इन पे प्रोनाउन पे दिमाग नहीं लगाना। और हमने देखा ये रही वर्ब, ये रही, पकड़ लो इसको, 1 2 3 4। आपने कहा 4 है, तो 4 है तो मेन वर्ब बताइएगा कौन सी है, आप कहेंगे ड्रॉप्ड। मैंने पूछा हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन सी है, आप कहेंगे विल। तो ये जो रट्टाफिकेशन है ना हमारा, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। आपको कहना चाहिए, जैसे मैंने कहा था ना सो क्या है, तो आपको कहना चाहिए सेंटेंस बताओ, तब बताऊंगा। मैंने कहा विल क्या है, आप बता पाएंगे क्या विल हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या सपोर्टिंग वर्ब है, पर डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। इज देखना, कभी तो इज मेन वर्ब है, कभी हेल्पिंग वर्ब है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कहाँ क्या है। अगर एक वर्ड में है तो मेन वर्ब है, 2 में है तो पहली हेल्पिंग दूसरी मेन वर्ब, 3 में है तो पहली हेल्पिंग तीसरी मेन वर्ब और बीच वाली सपोर्टिंग। मैंने कहा ये भी सपोर्टिंग है, ये भी सपोर्टिंग है और फर्स्ट वाली हेल्पिंग है। तो इसलिए बिल्कुल भी दिमाग में रूल मत बनाना सपोर्टिंग क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड या 4 वर्ड, आप डिपेंड करिए। अगला देखिएगा, नमन विल बी राइटिंग लेटर टू मी। हमने कहा राइटिंग इज अ मेन वर्ब, राइट। हमने कहा बी इज अ सपोर्टिंग वर्ब, विल इज अ
हेल्पिंग वर्ब। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ 2 मिनट का, 1 घंटा होने को है और हमने बहुत सारे बेसिक्स चीजों को देखा है। क्या आप आज के बाद किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी सपोर्टिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है? कोई दिक्कत होएगी? आपसे कोई भी सेंटेंस पूछ ले, अब आप ये सोचें कि मैम 4 की जगह 5 वर्ड आ गए क्या? भाई मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है, एक सेंटेंस में या तो वर्ब 1 वर्ड में या फिर मैक्सिमम 4 वर्ड में, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? यस, लोटा क्लास जी, वेरी गुड। नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। कभी कोई कंफ्यूजन होगा क्या आप बैच के दौरान मुझसे पूछेंगे मैम क्या कह रहे हो, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है, क्यों कह रहे हो इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। क्लियर एवरीवन? ये लाइक की संख्या तो मुझे बता रही है कि क्लियर हो गया। बाकी किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमारे डाउट ग्रुप में अटैच हो सकते हैं। नो मैम, नो मैम, नो इशू, नो इशू, नो इशू। तो सेंड मी थम्स अप फॉर दैट एंड वेरी गुड, अमेजिंग, यू गाइस ऑल आर अमेजिंग। ओके, चलिए अब मैं आती हूँ वर्ब चैप्टर की तरफ, है ना। मैंने कहा अब वर्ब क्या सिर्फ इतना कह देने से हमारे एरर वेरर इंप्रूवमेंट ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। वर्ब का क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 तरीके की वर्ब होती हैं। पहली तो आपकी फाइनाइट, दूसरी इनफाइनाइट। एक जो वर्ब सिर्फ वर्ब रहती हैं और कुछ काम नहीं करती, इसीलिए उनका नाम, उनके फाइनाइट वर्किंग स्पेस है उनका, तो हमने कहा वो फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपकी मेन वर्ब। अब मैम यही तो होती है वर्ब, ये क्या कहानी है? भाई इससे कहते हैं एडवांस वर्ब। जो एक चैप्टर है आपका एडवांस वर्ब, जब आपकी वर्ब जिरेंड की तरह भी बिहेव कर ले, मींस नाउन की तरह भी बिहेव कर ले, जब आपकी वर्ब एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर ले, तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर पढ़ना है बस अपने को, इसे कहते हैं एडवांस वर्ब। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ लें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो पढ़ लें, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेसिक वर्ब। और आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक वर्ब से। देखिएगा, अब हमने कहा जो हेल्पिंग वर्ब है, अभी सिखा के आई हूं ना हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब में भी एक तो होते हैं मॉडल्स, जो आपका स्टेट, आपका मूड ऐसा डिस्क्राइब करे, लाइक कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, ये सब मॉडल। ये तो मैम सुने सुने लग रहे हैं। तो एक तो हमें पढ़ना है ये वाला चैप्टर, दूसरा हमें पढ़ना है प्राइमरी वर्ब। अब ये प्राइमरी वर्ब क्या होती है भैया? नाम कह रहा है इनका प्राइमरी, मतलब कि शुरुआत, जो टेंस बनाती हैं, जो टेंस को आइडेंटिफाई करती हैं। और इन प्राइमरी वर्ब्स, इन प्राइमरी वर्ब 3 होती हैं, एक तो बी, एक हैव और एक डू। गौर करिएगा, डू, डज, डिड, ये हाँ मैम ये प्रेजेंट में हमने पढ़ा। हैज, हैव, हैड परफेक्ट में, यस वेरी गुड। आपने कहा बी, बी क्या है? बी अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी वर्ब है, जो पूरी टेंस की कहानी को बदल देती है। कभी इज बनकर, कभी एम बनकर, कभी आर बनकर, कभी वॉज बनकर, कभी वर बनकर। पिछले सेंटेंसेस में ध्यान दीजिएगा, कभी बीन बनकर, कभी बीइंग बनकर और खुद कभी कभी बी बनकर। सारे टेंस की कहानी खत्म। इस वर्ब को पढ़ते ही हमें टेंस भी समझ में आ जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं बी की फॉर्म से। देखिएगा, बी कितने तरीके के हो सकते हैं, लोड नहीं लें, सिर्फ प्यार से समझें कि बी क्या होती है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है, अभी तो बताया था, अब कोई भी वर्ब है तो डेफिनेटली उसकी फॉर्म तो होंगी। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसकी? इज, एम, आर और खुद बी। सेकेंड फॉर्म कौन सी है? वॉज और वर, ठीक है मैम। थर्ड फॉर्म कौन सी है? बीन। वॉइस भी खत्म हो जाएगा, वॉइस का बेसिक भी यही है, टेंस का बेसिक भी यही है, वर्ब का बेसिक भी यही है। 3 चैप्टर्स का बेसिक है ये। हलवा ऐसे हल्के में मत लेना कि इतना सीख जाए, इतने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं, इससे ही आपकी फॉर्मेशन बनेगी। मैंने कहा बीइंग, ये आपकी फोर्थ फॉर्म है। क्या है भाई? आईएनजी तो लगाया, घबराने की क्या बात है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म और ये आपकी फोर्थ फॉर्म। अगर आप सोच रहे हैं मैम फिफ्थ फॉर्म के बारे में बताइए, तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी होती ही नहीं। क्लियर? हाँ जी, अब बात करते हैं कि ये मैम आपने बता तो दिया कि बी ये है, बी यही है ना और कुछ नहीं है। अब ये है क्या? क्या ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, सपोर्टिंग की तरह काम करेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा? काम कैसे करेगा बताना जरा मुझे, काम कैसे
करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, क्या इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह, बताओ, लिखो। इन जो ये जो आपका थंब है, ये उंगली है, इसको यूज करो थोड़ा, है ना, मैं भी तो लिख रही हूँ इतनी देर से यार। बताओ मुझे कि ये जो बी की फॉर्म है, ये बी है, अभी तो जानते हो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे होती है, सपोर्टिंग वर्ब कैसी कैसी होती है, मेन वर्ब। बताना जरा बी क्या होता है, अरे बोलो, अब फिर से मेरा दिल मत तोड़ देना कुछ कह के, बताओ। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, सपोर्टिंग वर्ब होती है, या मेन वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है। ओके, सपोर्टिंग होती है मैम, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मेरा दिल तोड़ने पे इतना इतना क्यों आतुर हो? हाँ, कुछ कुछ अच्छे बच्चे हैं, सेंटेंस दें तब हम बताएंगे। भाई अभी तो बताया, ये तुम ये रट्टा मत मारो कि ये होता है, ये होता है। आपको ग्रामर में कहना चाहिए, पहले आप एक सेंटेंस बताइए, फिर हम बताएंगे कि इसमें भी क्या है। क्लियर हुई? यस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एग्जैक्टली सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं वो बहुत प्यारे हैं, उन्होंने मेरा दिल रख लिया। और बाकी जो कुछ की कुछ लिखे जा रहे हैं ना कि सपोर्टिंग, हेल्पिंग, मेन वर्ब, इतना हलवा नहीं है भाई, आपको समझना पड़ेगा क्या है। चलो मैं बता देती हूँ, सारी की सारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये पूरी की पूरी हो सकती हैं मेन वर्ब। जी हाँ मैम, मेन वर्ब हो सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगी, आप देखिएगा क्या ये मेन वर्ब की तरह काम कर सकती हैं। आप कुछ कुछ तो सोच रहे होंगे कि बी और मेन वर्ब, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया, अभी होएगा है ना। बीन मेन वर्ब, बीन, हाँ बीन भी मेन वर्ब है। आपने कहा बीइंग, बीइंग मेन वर्ब, ऐसा हमने तो कोई सेंटेंस सुना नहीं, अभी आप सुनेंगे, रुकिए जरा। इज, एम, आर, वॉज, वर, आपने तो ये भी नहीं सुना होगा, आप कहेंगे ये तो मैम हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग नहीं, अभी सिखाया है वैसे तो, शी इज अ टीचर, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब है, फिर भी दोबारा सीखेंगे। मैंने कहा ये सारी की सारी इस रेड डब्बे को देखिएगा, और ये है हमारी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब आप कहेंगे मैम फिर ये सपोर्टिंग और हेल्पिंग भी होती है। जी हाँ, जो आपकी इज, एम, आर और वॉज, वर है, जो आप कह रहे हैं, जो बचपन से पढ़ रहे हैं, शी इज सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग, शी वॉज डांसिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही है। जब आईएनजी की फॉर्मेशन में आप इसे यूज कर रहे थे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना। हाँ जी, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर दिया। अब जो बची बी, बीन और बीइंग, ये सपोर्टिंग वर्ब भी होती है। सपोर्टिंग वर्ब हम आपको सिखा चुके हैं कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाती हैं ये, इसलिए इन्हें सपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, बी, बीन और बीइंग सपोर्टिंग वर्ब बन सकती है। ये हमारी कहानी यहाँ पर फिनिश होती है। अब हमको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और आप मुझे बताइएगा। बताओ, जब मेन वर्ब की तरह है, एम क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। आई एम अ टीचर, अकेली है, सिंगल वर्ब है, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है मैम। ही इज अ गुड आर्टिस्ट, तो इज क्या है? मेन वर्ब। मैंने कहा दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो आर क्या है? मेन वर्ब। अभी बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती है। कैसे कैसे बन सकती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। नीलम वॉज अ हाउसवाइफ, ये उसकी स्टेट है, तो ये मेन वर्ब है। मैंने कहा अमित एंड कार्तिक वर गुड इन टेक्नोलॉजी, हमने कहा यहाँ पर भी वर सिंगल एक ही में लिखी है, तो ये मेन वर्ब है। मैंने कहा दे आर बीइंग रिच ग्रेजुअली, वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, तो आपने कहा जो आपका बीइंग है, मैम फिर से कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की क्या बात है, दो वर्ड में लिखी है, दो वर्ड में लिखी है, तो आपने कहा ये जो बीइंग है ये आपका मेन वर्ब है, वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। मैंने कहा आई हैव बीन थीस्ट सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही आस्तिक हूं, दो वर्ड में लिखी है, तो बीन यहां पर मेन वर्ब है। अरे वाह, अभी मैम हमें तो कोई सेंटेंस पता नहीं था जिसमें बीन मेन वर्ब हो जाती हो, पर हो गई ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी अगर मन में ऐसा चल रहा था बीन और मेन वर्ब, हाँ देखो मेन वर्ब। आई हैव बीन होने के सेंस में, आई हैव बीन थीस्ड, मैं आस्तिक रहा हूं, बचपन से आस्तिक हूं। ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह इंडिया का नया अगला प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये होना, यहां पर बी देखिए ना, बीन मेन वर्ब है, तो
तो आपका शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बी भी मेन वर्ब हो सकती है, बीन भी हो सकती है, मैंने कहा बीइंग भी हो सकती है, वोर भी हो सकती है, वाज भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, इज भी हो सकती है और एम भी हो सकती है। और मैंने यही तो कहा था, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी की सारी मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। कोई टेंशन इस बात में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर मैम, थैंक यू सो मच तान्या। मेन वर्ब होगी, कोई दिक्कत? सेंटेंस पर बेस्ड होता है, बिल्कुल सेंटेंस पर बेस्ड होता है ना। एक दूसरी चीज हम यहां पर देखेंगे, क्या ये मैम स्टेट है? जी हाँ, जो आई है ना वही टीचर है। आई एम अ टीचर, बताना ये टीचर कौन है? ये आई ही है। कौन है? आई ही है। मैंने कहा ही इज अ गुड आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट है ये ही है, तो हमने कहा ये इज, एम, आर, ये आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे। ये तभी पॉसिबल है लिंकिंग वर्ब जब आपका सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो। और ये मैम सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट नहीं है, भाई है क्यों नहीं? मैंने कहा आई एम टीचर, टीचर ही आई है, आई ही टीचर है। जब मैं ही टीचर हूं, टीचर ही मैं हूं, तो मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। आपने कहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा वर्ड है भाई? मैथ्स में एक वर्ड पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है पूरक, जो सब्जेक्ट को पूरा करे उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी तो पूरा कर रहा है। तो मेरी ख्याल से आपकी बात यहां पर क्लियर हो जाती होगी। अगर मैं यहां पर आपको थ्योरी वाइज कहें तो आपको प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है। अच्छा, जब इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो यहां पर क्या आएगा? पता है आप में से क्या कह रहे होंगे लोग, बच्चे? V1 प्लस आई एन जी मैम, V1 प्लस आई एन जी है ना? बताओ, जब इज, एम, आर और वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से सुनो, मेरे क्वेश्चन सुनो, ओए इधर उधर नहीं देखो, बताओ, जब इज, एम, आर, वाज, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या कहा मैंने? हेल्पिंग वर्ब है, तो आगे आने वाली वर्ब क्या होगी? तुम कह रहे होंगे मैम V4 होगी। ठीक है, V4 होगी। क्या ये क्लास रियली में YouTube पे हो रही है? हाँ जी, YouTube की दुनिया में पहली बार हो रही है। ठीक है कैसी बात कर रहे हो कि ये क्लास पहली बार हो रही है क्या? हाँ जी, चंदन यादव जी, ये पेड कोर्स है, पेड कोर्स है, बिल्कुल पेड कोर्स है। और पूरा पेड कोर्स जो 4 मंथ्स का रहेगा, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी एप्लीकेशन पे रहेगा, ओशन गुरुकुल्स। ठीक है, गुड नाइट के बच्चे गुड नाइट नहीं कहते हैं। आप कह रहे हैं V4 होगी मैम, ING होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस गलत है या ठीक है? बताना। अ बुक इज रिटन बाय मी, क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? बताओ मुझे। आप कहेंगे सेंटेंस तो ठीक है, पर तुम अभी तो कह रहे थे इज, एम, आर के बाद V1 प्लस ING आएगा, फिर ये तुम अपनी बात को कैसे आप उल्टे हो गए हो? अभी तुमने कहा बुक इज रिटन बाय मी, ये तो ठीक है। अभी तुमने कहा मैम ING लगा दो, अभी तुम कह रहे हो थर्ड फॉर्म लगा दो। भाई एक बात पे रुक जाओ। तो इसका मतलब ये है, ये सेंटेंस आपका ठीक है और आप सही सोच रहे हैं, ये सेंटेंस भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है। इट्स अकॉर्डिंग टू पैसेज, इट्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। V3 भी हो सकती है, V4 भी हो सकती है। जब ये V3 हो, V4 हो, 2 वर्ड में हो गई, तो ये कैसे यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी। देखिएगा, मैंने कहा इज, एम, आर, वाज, वर, जब हेल्पिंग वर्ब है तो पहली हेल्पिंग वर्ब तो दूसरी मेन वर्ब। मैंने कहा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब क्या हो सकती है? आप अगर ये सोच रहे हैं मैम ING होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। V3 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? पैसिव में हो सकती है। जब आपने लगाया कि आप कह रहे हैं सिर्फ ING, तो आपका होगा एक्टिव वॉइस। वॉइस देखा है? अगर आपने नहीं देखा, और अगर देखा इन द सेंस ऐसा नहीं कि 2 हाथ 2 पांव वाला, पढ़ा है, अगर आपने वॉइस पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पे भी वॉइस का कोई बेसिक वीडियो होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसे देख लीजिएगा। एक्टिव और पैसिव, भाई जब पैसिव होता है तो V3 होता है इज, एम, आर, वाज, वर के साथ, और जब एक्टिव होता है तब होती है ING। मैम बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, वॉइस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा अभी भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, अ बुक इज रेड बाय मी
मेरे द्वारा किताब, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो मैंने कहा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा ये क्या है, ये मेन वर्ब है। किस फॉर्म में है, आप कहेंगे V3 में है। तो भाई ये पैसिव है। ये एक्टिव पैसिव आप बनाना, एग्जाम में भी आएगा और एक दिन का चैप्टर नहीं है वो। अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो आपके चैप्टर्स बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए पैसिव की पहचान क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक ही पहचान है पैसिव की। दुनिया के सारे पैसिव सेंटेंस बी प्लस थर्ड फॉर्म से ही बनते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ एक लाइन याद करने को कहा, क्या कि बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। और बी क्या हो सकता है, अभी सिखाए हैं, इज एम आर वॉज वर, ये सब क्या हो सकते हैं, ये बी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस कहूं पहचानने को, क्या आप पहचान लेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है? गौर करिएगा। पहला सेंटेंस बताओ क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, जल्दी। अरे फास्ट मुझे बताइए कि चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इसमें ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? क्या करोगे? समझ नहीं आ रहा मैम, कोई बात नहीं, देखो आर है, परेशान नहीं होना, ये बी का फॉर्म है, ठीक है। क्या कहा मैंने, पहचानने के लिए कहा कि इसके बाद जो वर्ब है ना वो देख लो, आईएनजी है। क्या है, आईएनजी है। मैंने पैसिव की पहचान क्या बताई, बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ये थर्ड फॉर्म है? नहीं मैम, ये तो फोर्थ फॉर्म है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, एक्टिव है। एक्टिव पैसिव का आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है यहां पर। इसको बताओ, द बेबी इज क्राइंग लाउडली, इस क्या है, बी का फॉर्म है। इसके बाद क्या है, V4 है या V3 है? आप कहेंगे आईएनजी है। तो ये भी कौन सा है, एक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स रेनिंग, इज बी का फॉर्म है। इसके साथ ये तो V4 है, तो ये भी क्या है, एक्टिव है। मैंने कहा एम बी का फॉर्म है, कुकिंग आईएनजी है, तो ये भी क्या है, एक्टिव है। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा क्या है। अगला बताओ, दे वर प्लेइंग, बी का फॉर्म है मैम, पता है हमें, आईएनजी है, V4 है, बी प्लस V4 है, नहीं नहीं ये तो एक्टिव है यहाँ पर तो, ठीक है। अब देखिएगा, इज एम आर वॉज वर, ये भी किसी बी का फॉर्म है, ये क्या है, V4 है। जब हमने कहा ये भी क्या है, ये भी एक्टिव है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन इन द क्लास बाय देम। मैंने कहा इज क्या है, बी का कोई फॉर्म है, ठीक है। स्पोकन क्या है, V3 है या V4 है? भाई V4 तो आईएनजी होता है, यहाँ तो आईएनजी है नहीं, तो ये क्या है, V3 है। सिर्फ एक ही पहचान है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव गाइज। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, अरे जल्दी बताओ। गौरव, मयंक, उदय, मोहम्मद, अदीशा, सिंपली, देवी, तान्या, चांदनी, लोटा ग्लास, चांद, हर्षिता, रिजवानी एंड ऑल, बताओ। बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, पैसिव है। क्या है, पैसिव है। अगला बताओ, इज है मैम, बी का फॉर्म है, ये क्या है, राइटिंग तो है नहीं, तो V3 है। जब बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो बच्चे ये भी क्या है, पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, बी का फॉर्म है, ये क्या है, V3 है या V4 है? आप कहेंगे मैम V3 है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव, तो ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव है। प्लांट्स वर वाटर्ड, कुछ मत देखो यार, पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधा वर्ब पे जाओ। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बी का फॉर्म प्लस वी की थर्ड फॉर्म, और ये भी क्या है, पैसिव है। क्लियर हुई? हमने जो जो चीजें आज देखी, ध्यान से देखिएगा। हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया बी का, बी की कुछ फॉर्म है, इज एम और वाज वर बीन बीइंग, कैसे कैसे ये मेन वर्ब बनती हैं, कैसे कैसे ये हेल्पिंग वर्ब बनती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये सपोर्टिंग वर्ब कैसे बनती हैं, और हमारा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। क्लियर हुई यहाँ पर मेरी बात? अभी आप बताइएगा, कोई इशू, किसी का कोई परेशानी, किसी का कोई डाउट, वो मुझे अभी भी आप पूछ सकते हैं, और बाद में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम है सुमन इंग्लिश। मैम आई एम न्यू हियर, वेलकम एवरीवन। मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ जी।
आप बहुत मेहनत करते हैं जिंदगी में। जिससे मेहनत करना छोड़ दिया मतलब कि वो अटक गया, फिर वो प्रोग्रेसिव नहीं बन सकता। मैं हमेशा आप लोगों से भी कहती हूँ, चाहे आप सेटल हैं लाइफ में, उसके बाद भी हमेशा प्रोग्रेसिव बनिए। आप प्रोग्रेसिंग नहीं, आपका बिहेवियर प्रोग्रेसिंग नहीं होगा, आपकी थिंकिंग प्रोग्रेसिंग नहीं होगी। हमेशा सीखने की कोशिश करिए। मैं तो हर दिन सीखती हूँ। वैसे मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को 5 साल हो गए, बट फिर भी मुझे लगता है हर दिन मैं पढ़ती हूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ। और मुझे लगता है जब तक इंसान मरता नहीं ना, तब तक सीखता है। कभी किताबों से, कभी ठोकरों से, और कभी इंसानों से, है ना। और हर दिन सीखता है। मैं भी सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत आपको भी करनी है, हमें भी करनी है, सबको करनी चाहिए। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, 9:30। इट्स क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दें, वरना तो एक बार प्लीज़ जो भी वीडियो देखें लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं आपको जो सिखाने आई थी वो मैं आपको सिखा पाई। अगर आपको मेरा कंप्लीट इंग्लिश का बैच लेना है तो 30 जुलाई से मेरा बैच शुरू हो गया है। आप फटाफट जाकर ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर मेरा आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। जब आप इस बैच को लेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो आपका फीस 2000, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं आपकी फीस 2000 रहेगी, ठीक है। आपका बैच 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। 45 मिनट्स ग्रामर पढ़ा करेंगे, 45 मिनट्स वोकैबुलरी भी पढ़ा करेंगे। दोनों चीजें पैरेलल लेके चलेंगे ताकि स्कोर भी अच्छा कर पाए, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट लिया करेंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसका टेस्ट आपका सैटरडे को होगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। सारी पीडीएफ आपके पास होंगी, बट पीडीएफ नहीं खेलना है। वोकैबुलरी का पीडीएफ खेल लेना, बट ग्रामर का प्रॉपर नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, वो सब स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे मंडे को, ठीक है। हाँ जी, किसी और का कोई डाउट? नो मैम, ऑल ओके, वेरी गुड। ये आपके थम्स अप, ये आपका लाइक, ये आपका प्यार, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। रियली आई एम सो हैप्पी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। स्पोकन का क्लास, बच्चा स्पोकन का भी नया बैच ला दिया है यार, है ना। तुम लोगों ने कह के ठीक है। 2 अगस्त से जो नया बैच है, आप स्पोकन के देखो तीनों बैच अब रोज तो नहीं ला सकते थे ना। पिछले मंथ भी आए थे, इस मंथ भी आए हैं। आप ग्रामर का बैच हो, या आपका वोकैबुलरी का हो, या स्पोकन का हो, तो तीनों ही बैच आ गए हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से आप कोई भी बैच ले सकते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू योर करियर, है ना। आप क्या किस चीज़ की तैयारी करें। आई एम योर न्यू स्टूडेंट, ओके। एसएससी लेवल का होगा, नहीं मेंस लेवल का होगा। एसएससी के भी मेंस लेवल का। फीस क्या रहेगी? फीस आप एप्लीकेशन में जाके देख लीजिए। वैसे तो हर बैच की अलग अलग फीस है। इस बैच की फीस 2000 है। थैंक यू सो मच मैम। वोकैबुलरी के लिए भी ले सकते हैं, बिल्कुल। वोकैबुलरी के लिए अलग से बैच है। हमने कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जो उनको तैयारी करते करते 3-4 साल हो गए हैं, ग्रामर पढ़ लिए, अब उनको लग रहा है नंबर तो आ नहीं रहे। नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टाइम पे वो कैब पढ़ते नहीं है, फिर बाद में कहते हैं नंबर नहीं आ रहे। नंबर कहाँ से आएंगे भाई? आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी पढ़ने की, ठीक है। बाय बाय, सी यू। दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल मैंने कहा सीपीओ, सीजीएल जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, किसी का भी है यार, इंग्लिश तो इंग्लिश है, ग्रामर आनी है, वोकैबुलरी आनी है, कॉम्प्रिहेंशन आना है। क्लियर? ओके, चलो बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। रात को 9 बजे आपसे मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश के साथ। बाय बाय।